एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लाए हैं वो है प्रैक्टिस सेट का वीडियो, क्योंकि जो वीडियो अपलोड हुए हैं अब तक उनके प्रैक्टिस भी आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ प्रैक्टिस से ही अच्छे से तैयार होता है। आप पढ़ते रहेंगे और उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका वो चीज़ रनिंग में नहीं आ पाएगी। एग्ज़ाम में आपको उस चीज़ को करने में तो टाइम ज़्यादा लग सकता है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो टाइम कम लगता है और वो चीज़ आपकी रनिंग में रहती है, माइंड में रहती है। इसलिए वीडियो के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करिए इसकी, तो आपके अब तक जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं उनके प्रैक्टिस सेट भी आते रहेंगे और जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो वीडियो भी अपलोड होते रहेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे वीडियो अपलोड होना बाकी हैं। हमारे सिलेबस में ही अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जिनके वीडियो आना बाकी है। तो आपके एक दिन आपका प्रैक्टिस सेट आएगा और दूसरे दिन आपका रेगुलर जो वीडियो आ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आते रहेंगे। एक दिन प्रैक्टिस सेट और एक दिन सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो। तो इस तरह से आपका जो है पूरा वीक चलेगा कि प्रैक्टिस सेट और रेगुलर वीडियो दोनों आते रहेंगे, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि अभी एस्टेट के एग्ज़ाम्स में बहुत टाइम बाकी है तो आपका बिल्कुल निश्चिंत रहें, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और प्रैक्टिस सेट भी आपके होते रहेंगे। मैंने टाइम को डिवाइड करके देख लिया है, आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा एग्ज़ाम तक और आपके जो है प्रैक्टिस भी होती रहेगी, प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल पाएंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी का, क्योंकि समास इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और समास में कई बार ऐसा होता है बहुत इजी समास होते हैं, उसमें भी कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो उसका प्रैक्टिस सेट भी ज़रूरी है। तो आज हम हिंदी के जो हिंदी ग्रामर है उसमें समास जो है उसका प्रैक्टिस सेट देखेंगे। आज के प्रैक्टिस सेट में समास में हम ये जानेंगे किस में कौन सा समास है। जो अगला प्रैक्टिस सेट हम लाएंगे उसमें समास विग्रह को देखेंगे, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें समास भी पूछ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा समास विग्रह पूछे जा रहे हैं। कि मान लीजिए उन्होंने चक्रपाणी दे दिया है और इसका समास विग्रह क्या होगा, वो 4 ऑप्शन दे देंगे, जिसके हाथ में चक्र हो या चक्र को धारण करने वाला या चक्र को चलाने वाला, इस तरह से 4 ऑप्शन देते हैं। अभी पिछले 68-500 के एग्ज़ाम्स में ही ये चक्रपाणी आया था, तो इसमें समास नहीं पूछा था, इन्होंने विग्रह पूछा था। तो अब विग्रह भी पूछ रहे हैं। तो आज के हम प्रैक्टिस सेट जो है इसमें समास को पढ़ेंगे और अगले समास के प्रैक्टिस सेट में हम विग्रह को जानेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपके मैथ, रीजनिंग, बाल विकास और जो भी आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जीके है और कुछ भी, मतलब जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी के आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा समास का शाब्दिक अर्थ है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, क्योंकि आप समास पढ़ने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले छोटी छोटी बातें समास के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, विस्तार करना या विग्रह करना या फिर विच्छेद करना या फिर संक्षेप करना। तो समास का शाब्दिक अर्थ है, जैसे कि मैंने जो समास के वीडियो डाले हैं, अपलोड किए हुए हैं 2 वीडियो समास के, आप उनको देखिएगा कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। मतलब किसी भी बड़े वर्ड को, बड़ी जो लाइन है, बड़े सेंटेंस हैं, बड़े वाक्य, उनको हम छोटा जब कर देते हैं तो वह समास होता है, यानी संक्षिप्त कर देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, संक्षेप करने को समास कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संक्षेप। तो संक्षेप करने को ही समास कहते हैं। जैसे हम लिखे रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, इतना बड़ा वर्ड, इतना बड़ा वाक्य ना बोलकर हम रसोई घर बोल दें अगर, तो ये जो है संक्षिप्त कर दिया हमने, इसलिए समास। अब रसोई घर में क्या होगा उसका विग्रह, मान लीजिए लिखा हो रसोई घर, तो रसोई घर का विग्रह, रसोई घर जो है उसका अगर हम समास विग्रह करें तो होगा रसोई के लिए घर। तो हम इतना बड़ा ना बोलकर संक्षेप कर दें, हम उसको, हम रसोई घर बोल दें उसको। तो समास का शाब्दिक अर्थ हो गया संक्षेप करना। नेक्स्ट है, जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है वो कौन सा है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तो पूर्व पद प्रधान किस में होता है, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। जैसे लिखा हो प्रतिदिन लिखा हो और पूछा जाए प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास होता है। क्यों, क्योंकि उसका पूर्व पद प्रधान होता है। प्रतिदिन का अगर हम विग्रह करें तो आएगा प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन।
तो प्रत्येक दिन का ये पूर्व पद हुआ और ये ही हमारा प्रधान है। क्यों प्रधान है? देखिए, दिन तो कोई भी दिन, यहाँ पर कोई भी दिन की बात नहीं, प्रत्येक दिन की बात हो रही। ऐसा नहीं कहा जा रहा है ये बुधवार, शनिवार, शुक्रवार, इस तरह से कोई दिन नहीं, प्रत्येक दिन, यानी दिन की क्या इसमें प्रधानता है कि प्रत्येक दिन ये काम करना है, प्रत्येक दिन यानी रोज़ करना है। तो यहाँ पर प्रधानता किसकी है? प्रत्येक की है। इसलिए पूर्व पद अगर प्रधान है तो वहाँ होता है अव्ययी भाव। और यही इसमें पूछा जा रहा है कि जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है वो कौन सा है? तो वो है अव्ययी भाव समास। इसका पूर्व पद जो है वो प्रधान होता है। जैसे प्रत्येक घर, प्रति घर लिखा हो, ठीक है, तो उसका विग्रह कर देंगे प्रत्येक घर, ठीक है। तो इसका प्रधानता ये है कि प्रत्येक घर में ये काम करना, कोई भी काम करना है। मान लीजिए उसमें मैंने जनगणना का उदाहरण दिया है, आपका जो समास का वीडियो, तो आप मान लीजिए कि कोई भी काम करने के लिए आपको भेजा गया है तो आपको प्रत्येक घर में करना है, ना कि किसी एक दो घर में, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्येक की प्रधानता है, यानी पूर्व पद की प्रधानता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो वो अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वो है तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। तो इसमें हो जाएगा जिसका उत्तर पद प्रधान हो वो होता है तत्पुरुष समास। देखिए, उत्तर जो लिखा हुआ है इसमें भी ता आता है, उत्तर में ये यहाँ पर ता आ रहा है, और ये तत्पुरुष समास में भी ता आता है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि उत्तर पद प्रधान होता है किसमें? तत्पुरुष में। जैसे कोई भी तत्पुरुष का धनहीन ले लीजिए, मान ली धनहीन लिखा हुआ है, धनहीन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, तो इसमें उत्तर पद जब प्रधान होता कैसे हुआ? धनहीन को अगर हम करें तो हो जाएगा धन से हीन, धन से हीन, ठीक है, धन से हीन। तो इसमें क्या हुआ? उत्तर पद प्रधान हुआ। तो धनहीन जब हम लिखेंगे, देखिए धनहीन लिखें अगर हम, तो यहाँ पर क्या है? प्रधानता किसकी है? कि वो धन से हीन है। मतलब प्रधानता किसकी है? कि उसके पास धन नहीं है, वो धन से हीन है, तो उत्तर पद प्रधान हो जाता है यहाँ पर। तो इसलिए ये इसका राइट आंसर है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि बाद वाला प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, धनहीन में समास है। देखिए, जैसे कि अभी मैंने बताया धनहीन में समास है। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या अव्ययी भाव समास। आप वीडियो को रोककर खुद भी थोड़ा सा प्रयास करें, क्योंकि समास मैंने पढ़ाए हुए हैं, बहुत अच्छे से समझाए हैं दोनों वीडियो में। मुझे नहीं लगता इतना अच्छे से समास आपको कहीं समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आपको समास उसमें क्लियर हो गया होगा। तो आप वीडियो को रोककर खुद भी ट्राई कीजिए कि इसमें कौन सा समास होगा। धनहीन में समास कौन सा है? जैसे कि अभी मैंने बताया धनहीन में तत्पुरुष समास है, धनहीन में तत्पुरुष समास है। धन से हीन, और जहाँ पर ये विभक्ति चिन्ह आ जाए वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। धन से हीन, यहाँ पर से आया, तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी हो सकती है कि कौन सा तत्पुरुष समास है? तो कर्ता ने कर्म को करण से, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा करण तत्पुरुष समास। अगर यहाँ पर खाली तत्पुरुष समास ना देकर यहाँ पर कर्ता तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, इस तरह से ऑप्शन आपको दिए जाए, तब कौन सा इसमें समास होगा? धनहीन में तब होगा। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि इसमें कौन सा विभक्ति चिन्ह आ रहा है। तो से, धन से हीन, क्योंकि से आया, और से किस में आता है? कर्ता ने कर्म को करण से, यानी करण आया, तो यहाँ पर कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऐसे अगर ना दे, मतलब विभक्ति चिन्ह के हिसाब से ना दे, तत्पुरुष दे, तो आपका तत्पुरुष समास हो गया धनहीन में। चलिए नेक्स्ट, तुलसी कृत में समास है। तुलसी कृत में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। ये द्वंद्व इंग्लिश में इसलिए लिख दिया है क्योंकि कीपैड में वो हिंदी में द्वंद्व नहीं सही से टाइप हो पा रहा था, इसलिए इंग्लिश में लिख दिया। ये द्वंद्व समास है, इस तरह से द्वंद्व, तो द्वंद्व समास है ये। तो इसमें बताइए तुलसी कृत में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। आप वीडियो को रोककर कोशिश कर लीजिए। तुलसी कृत, अगर हम इसको विग्रह करें तो हो जाएगा तुलसी द्वारा कृत। तो बताइए इसमें कौन सा समास होगा तुलसी कृत में? यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि तुलसी द्वारा कृत, क्योंकि द्वारा जो है विभक्ति चिन्ह है, जहाँ पर विभक्ति चिन्ह आता है वो तत्पुरुष समास होता है। तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा तत्पुरुष समास। तुलसी कृत में समास कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पर तुलसी द्वारा कृत
और द्वारा जो है विभक्ति चिन्ह है। कौन सा संप्रदान, तो यहाँ पर जहाँ पर विभक्ति चिन्ह आता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है, ध्यान रखिएगा। तो तुलसी द्वारा कृत हो जाएगा, तो द्वारा आया इसलिए ये तुलसी कृत में हो जाएगा समास तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, त्रिनेत्र में समास है, ये तो बहुत सिंपल है। त्रिनेत्र में समास है क्योंकि जहाँ पर संख्या का बोध हो और उस वर्ड से कोई तीसरा शब्द ना बनता हो तो वहाँ पर हो जाता है द्विगु समास। त्रिनेत्र में तत्पुरुष समास होगा या अवयवी या द्विगु या कर्मधारय, तो इसमें द्विगु समास होगा क्योंकि यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है त्रिनेत्र। लेकिन हमने क्या बताया है कि जहाँ पर किसी भी वर्ड से तीसरा जो शब्द, नया शब्द ना बन रहा हो और संख्या हो तब वहाँ पर द्विगु समास होगा। अगर उससे कोई तीसरा नया शब्द बन रहा है तब वहाँ कौन सा होता है, बहुव्रीहि समास होता है। लेकिन यहाँ पर चूँकि हमारे ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं दिया हुआ है इसलिए हमारा यहाँ पर क्या होगा, द्विगु समास। क्योंकि यहाँ पर त्रिनेत्र कहने का इनका पूरा तात्पर्य है कि त्रिनेत्र आपको संख्या का बोध कराना है और उस संख्या के हिसाब से ही आपसे ये पूछना है कि इसमें कौन सा समास होगा, तब यहाँ द्विगु समास होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि समास दिया है और द्विगु समास दोनों दिया है तब आपका यहाँ पर होगा बहुव्रीहि समास। क्यों होगा, क्योंकि त्रिनेत्र किसको बोलते हैं, त्रिनेत्र शिव को बोलते हैं, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास हो जाएगा। मैंने पहले भी समास के वीडियो में बताया कि अगर किसी भी शब्द से कोई नया तीसरा शब्द बन रहा है तब वहाँ बहुव्रीहि समास होगा। लेकिन त्रिनेत्र अगर आपको दिया है और उसमें द्विगु समास और बहुव्रीहि समास दोनों दिए हैं तब आप वहाँ पे द्विगु समास नहीं करिएगा। त्रि का सोचकर, संख्या का सोचकर आप वहाँ पर द्विगु समास नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ तीसरा शब्द बन रहा है इससे, इसलिए वहाँ बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति में कौन सा समास है, ये इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इस तरह से ये जो शब्द होते हैं इम्पॉर्टेंट हैं। आजकल ये एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं, कंटिन्यू लगभग पूछे जा रहे हैं इस तरह के। तो राष्ट्रपति में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या अव्ययीभाव समास। तो इसमें राष्ट्रपति में कौन सा समास होगा, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु समास या अव्ययी समास। आप वीडियो को रोककर खुद भी ट्राई कीजिए थोड़ा सा कि क्या होगा इसमें। राष्ट्रपति में पहले विग्रह कीजिए, आप देखिए विग्रह करने में विभक्ति चिन्ह आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, तब आप समास अच्छे से समझ पाएंगे। तो राष्ट्रपति का अगर हम विग्रह करें तब हमें पता चलेगा कि इसमें विभक्ति चिन्ह आ रहा है, इसलिए ये होगा तत्पुरुष समास। राष्ट्रपति में होगा तत्पुरुष समास। राष्ट्रपति इसमें होगा तत्पुरुष समास। क्यों, राष्ट्र का पति, और क्योंकि इसमें आ रहा है विभक्ति चिन्ह इसलिए होगा ये तत्पुरुष समास। जहाँ पे का, की, के, इस तरह से जो भी आ रहा है विभक्ति चिन्ह वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है, इसलिए राष्ट्रपति में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट, भरपेट। भरपेट में कौन सा समास होगा, भरपेट में समास होगा अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। तो कौन सा समास होगा भरपेट में, भरपेट में कौन सा समास होगा, मैंने पहले ही बताया है कि पूर्व पद प्रधान हो उसमें जो है अव्ययीभाव समास होता है, उत्तर पद प्रधान हो तो तत्पुरुष समास होता है। क्योंकि इसमें ना ही संख्या का बोध हो रहा है, ना ही इससे कोई तीसरा शब्द बन रहा है, ना ही यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। विशेषता बताई जाती तब कर्मधारय समास होता। तो यहाँ पर भरपेट में कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। भरपेट में कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा भरपेट में। नेक्स्ट, आजन्म में समास होगा। आजन्म, आजन्म में क्योंकि यहाँ पे आजन्म है तो आ लगा हुआ यानी उपसर्ग लगा हुआ है, तो उपसर्ग लगा हो या अव्यय लगा हो तब वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। तो आजन्म में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययी या कर्मधारय, कौन सा समास होगा आजन्म में, आजन्म। क्योंकि यहाँ पर आ उपसर्ग लगा हुआ है, जहाँ उपसर्ग लगा हो या अव्यय लगा हो तो वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। क्योंकि नाम में ही है अव्ययी, तो वहाँ पर जहाँ पे अव्यय लगा हो या उपसर्ग लगा हो तो वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। तो आजन्म में उपसर्ग लगा है, इसका मतलब यहाँ अव्ययीभाव समास होगा। जिस भी शब्द में उपसर्ग लगा हो या अव्यय लगा हो वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। क्योंकि आ जन्म में आ जो है ये उपसर्ग है तो यहाँ पर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट,
मंत्रिपरिषद में समास है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मंत्रिपरिषद। आ भी सकता है क्योंकि पिछले किसी एग्ज़ाम्स में शिक्षक भर्ती में नहीं, आई थिंक किसी और एग्ज़ाम्स में मंत्रिपरिषद आया है। तो मंत्रिपरिषद में समास कौन सा समास है मंत्रिपरिषद में? अव्ययीभाव समास है, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है या अव्ययीभाव समास है? कौन सा समास है मंत्रिपरिषद में? तो मंत्रिपरिषद में इसका अगर आप समास विग्रह करें तो क्या हो जाएगा? मंत्रियों की परिषद। मंत्रिपरिषद, मान लीजिए आपसे यहाँ पर समास ना पूछकर इसका विग्रह पूछ लें, कुछ भी ऑप्शन में दे दे, तब आप क्या करेंगे? मंत्रियों की परिषद। ध्यान रखिएगा, मंत्रिपरिषद का मतलब है मंत्रियों की परिषद, क्योंकि यहाँ पर की विभक्ति चिन्ह आ गया है। तो जब विभक्ति चिन्ह आ गया तो हमारा कौन सा यहाँ पर समास होगा? तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि विभक्ति चिन्ह अगर आ जाता है तब हमारा तत्पुरुष समास होता है। का, की, के, से, द्वारा, है ना। तो इस तरह से जो विभक्ति चिन्ह आते हैं अगर, तो तत्पुरुष समास होता है। तो मंत्रिपरिषद में समास होगा तत्पुरुष समास, मंत्रियों की परिषद। ठीक है, नेक्स्ट, जलवायु में समास है। तो जलवायु में कौन सा समास है? इंपॉर्टेंट है ये जलवायु। तो जलवायु में कौन सा समास है? क्योंकि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है। तो इसमें कौन सा होगा? जलवायु में द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय या तत्पुरुष। क्योंकि द्विगु समास में संख्या का बोध होता है तो ये नहीं होगा। कर्मधारय में विशेषता बताई जाती है तो ये भी नहीं होगा। तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह होता है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि जलवायु में कोई विभक्ति नहीं आ रही है बीच में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि जल और वायु दोनों ही शब्द जो हैं अपने आप में प्रधान हैं। जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। और अगर हम इसका विग्रह करें तो क्या हो जाएगा? जल और वायु, जल और वायु, या जल वायु आदि ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो जहाँ पर आदि और या इस तरह से वर्ड आए बीच में तो समझ लीजिए वहाँ द्वंद्व समास होगा। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा, क्योंकि जल और वायु दोनों ही शब्द जो हैं, दोनों ही वर्ड, दोनों ही पद अपने आप में प्रधान हैं, इसलिए यहाँ द्वंद्व समास होगा। क्योंकि जल वायु दोनों ही पद प्रधान है, जल और वायु। अगर इसका विग्रह करें तो जल और वायु आ जाएगा। तो या फिर अगर आदि भी लिख सकते हैं बाद में, जल कॉमा लगा के वायु आदि, इस तरह से भी लिख रहे हैं तब भी यहाँ पे दोनों पद प्रधान हो गए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा द्वंद्व समास। और इसकी पहचान है कि या तो इसमें या लगा होगा, ठीक है, या लगा होगा, या तो फिर और लगा होगा। कोई भी शब्द का विग्रह करेंगे तो बीच में और लगा होगा, तो ये पहचान है कि इसमें द्वंद्व समास होगा। तो इसमें द्वंद्व समास। नेक्स्ट है मकर ध्वज में समास है। मकर ध्वज में समास कौन सा है? मकर ध्वज। आपको पता होगा कि मकर ध्वज किसको कहते हैं, क्या है मकर ध्वज? पता होगा, अगर पढ़ा है आपने, पर्यायवाची पढ़े हैं तो मकर ध्वज पता होगा आपको कि मकर ध्वज में समास कौन सा है, मकर ध्वज क्या है। क्योंकि मकर ध्वज किसको कहते हैं? कामदेव को कहते हैं। और जैसे कि पहले भी बताया, अगर किसी भी शब्द से कोई नया तीसरा शब्द बन रहा है तो वहाँ पे कौन सा समास होता है, ये पहले भी बताया हुआ है। तो आप कोशिश कीजिए, मकर ध्वज में समास कौन सा होगा बताइए। कर्मधारय समास होगा, अव्ययीभाव होगा, बहुव्रीहि होगा, या फिर तत्पुरुष समास होगा? कौन सा होगा मकर ध्वज में? क्योंकि मकर ध्वज किसको कहते हैं? कामदेव को कहते हैं। जहाँ पर तीसरा नया शब्द बन रहा है तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। मकर ध्वज में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। ये इम्पॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा इसको। मकर ध्वज में बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि मकर ध्वज जो है कामदेव को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दोष मुक्त में समास है। दोष मुक्त, दोष मुक्त में कर्ता तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है या अपादान तत्पुरुष है? क्योंकि सभी में तत्पुरुष दिया हुआ है, तो अब आपको बताना है ये कौन सा तत्पुरुष है, क्योंकि सभी में तत्पुरुष दिया हुआ है और क्योंकि इसमें विभक्ति चिन्ह ज़रूर आएगा, इसीलिए तो तत्पुरुष दिया हुआ। अब बताइए कौन सा विभक्ति चिन्ह आ रहा है, तो कौन सा इसमें समास होगा? कर्ता तत्पुरुष, कर्म, करण या अपादान? तो आप इसका सबसे पहले विग्रह करेंगे तभी आप पहचान पाएंगे कि इसमें कौन सा। तो आपको विग्रह करना ज़रूर आना चाहिए, ऐसा नहीं है आपने समास पढ़ लिए आपका हो गया, नहीं, आपको विग्रह करना भी आना होगा, तभी आप सही समास पहचान पाएंगे। तो दोष मुक्त, इसका अगर हम वो विग्रह करें तो क्या होगा? दोष से मुक्त, यही होगा ना, दोष से मुक्त। कोई भी है दोष मुक्त है, यानी दोष से मुक्त है वो, तो यहाँ पर से विभक्ति चिन्ह आएगा। तो से विभक्ति चिन्ह अब आपको देखना है कि किस में आता है। से, कर्ता ने कर्म को करण से आता है। आप विभक्ति चिन्ह पढ़िए, 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से आया ना, तो से विभक्ति चिन्ह किस में आ रहा है? करण में आ रहा है। इसका मतलब दोष मुक्त में कौन सा समास होगा?
कर्ण तत्पुरुष समास होगा दोष मुक्त में। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, कपीश्वर में कौन सा समास है? कपीश्वर, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कपीश्वर कोई नया तीसरा शब्द तो नहीं बन रहा है। आप ये ज़रूर ध्यान रखिए, क्या ऐसा कोई शब्द तो नहीं है जिससे कोई तीसरा नया शब्द बन रहा है। अगर बन रहा है तब उसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और कपीश्वर, बताइए कपीश्वर किसको कहते हैं? क्या इसमें तत्पुरुष समास होगा या अव्ययी भाव समास होगा या फिर बहुव्रीहि होगा या कर्मधारय होगा? कौन सा होगा? बहुव्रीहि होगा या कर्मधारय होगा या अव्ययी भाव होगा या तत्पुरुष होगा? क्या होगा कपीश्वर में? क्योंकि कपीश्वर कहते हैं हनुमान को कहते हैं कपीश्वर। तो यहाँ पर क्योंकि नया जो अगर शब्द बन रहा है, कोई नया शब्द बन रहा है, तो वहाँ कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास होता है। तो इसका मतलब कपीश्वर में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कपीश्वर में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। दूसरी बात ये ध्यान रखिए, किसी भी शब्द का कोई भी शब्द दिया हो, उसमें समास पहचानना हो, अगर उस शब्द का कोई भी नया तीसरा वर्ड, कोई देवता, कोई असुर ही क्यों ना, चाहे कोई भी हो, मानव हो, कोई भी एक चीज़ ऐसी हो, लेकिन एक होना चाहिए। जैसे नीलकंठ, लोग उसमें बहुव्रीहि लगा देते हैं, तो नहीं, नीलकंठ नाम की चिड़िया भी होती है और जो शिव को भी नीलकंठ बोलते हैं और एक चिड़िया भी होती है। तो ये दो चीज़ें हो गई, तो यहाँ नहीं होगा बहुव्रीहि समास, यहाँ पर कर्मधारय हो जाएगा। नीलकंठ में समास अगर पूछा जाए तो कर्मधारय होगा, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं। तो बहुव्रीहि की शर्त भी यही है कि वो एक ही होना चाहिए। तो कपीश्वर एक, क्योंकि वो हनुमान को कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा? कपीश्वर में बहुव्रीहि समास होगा। ये बहुत ध्यान रखना है कि आपको वो एक ही होना चाहिए। मतलब अगर कोई नया तीसरा शब्द बन रहा है तो वो दुनिया में केवल, विश्व में केवल एक ही होना चाहिए। उस नाम का कोई दूसरी चीज़, कोई दूसरी वस्तु या कोई पक्षी, पशु, कुछ भी दूसरा नहीं होना चाहिए, तब वहाँ बहुव्रीहि समास होगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वज्रांग में समास है। वज्रांग में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या कर्मधारय समास। तो वज्रांग में कौन सा समास होगा? इसको वीडियो को रोककर आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि वज्रांग में कौन सा समास होगा और फिर वीडियो को प्ले करके देखिए कि आपका आंसर सही है क्या। वज्रांग में समास कौन सा है? तो वज्रांग में समास होगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि वज्रांग किसको कहते हैं? हनुमान को कहते हैं। वज्र जैसा अंग, मतलब वज्रांग किसको कहते हैं? हनुमान को कहते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि पहले भी बताया हुआ है कि अगर उससे कोई नया तीसरा शब्द बन रहा है तब वहाँ कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास होता है। तो वज्रांग में बहुव्रीहि समास है और ये इंपॉर्टेंट है। वज्रांग ध्यान रखिएगा, आ सकता है। वज्रांग में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वाग्देवी में समास है। वाग्देवी, वाग्देवी में समास कौन सा है? तो वाग्देवी किसको कहते हैं? वाग्देवी, वीडियो को रोककर आप ट्राई कीजिए। वाग्देवी तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय समास होगा या फिर बहुव्रीहि समास होगा या अव्ययी भाव समास होगा? तो वाग्देवी में होगा बहुव्रीहि समास। वाग्देवी में बहुव्रीहि समास होगा। क्यों? क्योंकि वाग्देवी कहते हैं सरस्वती को, तो सरस्वती जी को कहते हैं वाग्देवी। तो वाग्देवी का समास जो है, वाग्देवी में जो समास है वो कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि ये कहते हैं सरस्वती जी को, तो यहाँ हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा में समास है। महात्मा में समास कौन सा है? कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास? वीडियो को रोककर आप भी कोशिश कीजिए। महात्मा बहुत ही सिंपल है ये तो। महात्मा में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या बहुव्रीहि समास? तो महात्मा, महान है जो आत्मा, तो आत्मा की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर कि वो महान है। कोई भी आत्मा नहीं, वहाँ पर आत्मा की विशेषता बताई जा रही है कि महान है जो आत्मा है ना। तो महात्मा, आत्मा की क्या विशेषता बताई जा रही है? महान है वो। तो जहाँ पर विशेषता बताते हैं वो कौन सा हो जाता है? वो तो कर्मधारय समास होता है। तो सिंपल है, जहाँ पर विशेषता बताई जाती है वो होता है कर्मधारय समास। ठीक है। तो महात्मा में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। नेक्स्ट, नाभिज में समास है। नाभिज इम्पॉर्टेंट है ये। नाभिज पिछले किसी एग्जाम्स में भी ये आया है, नाभिज। तो नाभिज में कौन सा समास है? नाभिज किसको कहते हैं ये भी देख लीजिए कि कोई नया तीसरा शब्द तो नहीं बन रहा नाभिज से। नाभिज में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है या बहुव्रीहि समास है? यहाँ पर कर्मधारय जो है, स्पेलिंग यहाँ पर गलत है क्योंकि कीपैड से
जो कीबोर्ड होता है उससे हिंदी जो है कुछ वर्ड ऐसे हैं हिंदी के जो ठीक से नहीं टाइप हो पाते हैं। तो यहाँ पर कर्मधारय है, कर्मधारय समास जो होता है वो है। तो अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि या फिर तत्पुरुष समास कौन सा होगा नाभिज में? क्योंकि नाभिज किसको कहते हैं? नाभिज कहते हैं ब्रह्मा जी को। तो यहाँ पर क्योंकि नया शब्द बन रहा है इससे और वो भी केवल एक हैं, यानी जो जिसका जन्म नाभि से हुआ हो, तो ऐसा किसको मानते हैं? ब्रह्मा को। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? नाभिज में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। नाभिज में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। ध्यान रखिएगा, नाभिज इम्पॉर्टेंट है। नाभिज में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। क्योंकि अगर पर्यायवाची में भी ये चीज़ें आ सकती हैं, मान लीजिए ब्रह्मा का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन में नाभिज है, तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन और भी पर्यायवाची भी आपके क्लियर हो रहा है। तो नाभिज में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट, महाराजा में कौन सा समास है? महाराजा तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव है या बहुव्रीहि समास है? महाराजा में वीडियो को रोककर आप भी ट्राई कीजिए कौन सा समास है महाराजा में। महाराजा में समास कौन सा है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी या बहुव्रीहि? तो महाराजा में समास है कर्मधारय, क्योंकि महान है जो राजा। तो राजा की विशेषता क्या है? कि वो महान है। तो जहाँ पर विशेषता बताई जाती है वो कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पर कर्मधारय समास ये है और महाराजा में कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। नेक्स्ट, अंधविश्वास में समास है। अंधविश्वास कौन सा समास होगा? अंधविश्वास में विश्वास कैसा है? अंधा है, अंधविश्वास है। तो विश्वास की विशेषता बताई जा रही है कि वो अंधा है, अंधविश्वास। तो कर्मधारय समास होगा, अव्ययी होगा, तत्पुरुष होगा या द्विगु समास होगा? क्या होगा? अंधविश्वास में कर्मधारय समास होगा, क्योंकि विश्वास की क्या विशेषता बताई जा रही है? कि वो अंधविश्वास है। तो अंध है ना, अंधा है, इसलिए उसकी विशेषता है कि अंधविश्वास कर रहे हैं। तो कर्मधारय समास होगा अंधविश्वास में। ध्यान रखिएगा, सभी जो लिए हुए हैं सभी शब्द जो आपके हैं सब जिनमें समास पूछा जा रहा है सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अष्ट धातु में समास है। अष्ट धातु, अष्ट मीन्स क्या होता है? 8। तो इसमें कौन सा समास होगा? इससे कोई नया तीसरा शब्द बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो अष्ट धातु में अगर कोई बन भी रहा होगा तो ज़रूरी नहीं है वो एक ही हो, तो और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए यहाँ बहुव्रीहि तो होगा नहीं, इसीलिए ऑप्शन में भी बहुव्रीहि नहीं दिया है। तो अष्ट धातु में आपका कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु समास या कर्मधारय समास? यहाँ पर होगा द्विगु समास। क्यों? क्योंकि अष्ट मीन्स होता है 8 और यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है। तो जहाँ पर संख्या का बोध होता है वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, चरण कमल में समास है। चरण कमल में कौन सा समास है? चरण कमल, क्योंकि जहाँ पर विशेषता बताई जाए तो वहाँ पर होता है कौन सा समास? कर्मधारय समास। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर चरण और कमल 2 शब्द दिए हुए हैं। तो आप सोचें कि यहाँ पर द्वंद्व समास हो सकता है? नहीं, यहाँ पर द्वंद्व समास नहीं होगा, क्योंकि द्वंद्व समास की एक विशेष क्या पहचान है कि या तो बीच में या लिखा हो या फिर और आए, विग्रह करने पर या फिर या आए या फिर और आए, वहाँ होता है द्वंद्व समास। तो यहाँ पर चरण कमल मतलब क्या है? यहाँ पर कमल जैसे चरण है ना, तो यहाँ पर अगर हम विग्रह करें चरण और कमल, तो चरण और कमल नहीं होगा, यहाँ पर चरण या कमल भी नहीं होगा। तो चरण जैसे कमल, कमल जैसे चरण, कमल जैसे चरण। तो यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है चरणों की, क्या है? कि वो कमल जैसे हैं। तो यहाँ पर कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास। चरण कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। आपको विग्रह करके ही चेक करना है, आपको ऐसे ही नहीं देख लेना कि 2 पद दे दिए हुए दोनों ही प्रधान लग रहे हैं तो आप इसमें द्वंद्व कर दें। नहीं, आप सबसे पहले उसको विग्रह करें तभी आपका सही होगा, अदरवाइज़ गलत हो जाएगा आपका। विग्रह करके ही समास को टिक करना है एग्जाम्स में, ऐसे ही टिक नहीं करना है। पहले आप विग्रह खुद भी चेक कर लें, उसके बाद करें, ठीक है। तो चरण कमल में कौन सा है? कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास नहीं होगा, क्योंकि द्वंद्व समास में विग्रह करने पर और आना चाहिए या फिर या आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वो कौन सा समास है? जैसे कि पहले भी बताया है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है। जैसे राजा और रानी, तो राजा भी प्रधान है और रानी भी, ठीक है। राजपुत्र, ठीक है, तो राजा भी प्रधान है और उसका पुत्र वो भी प्रधान पद हो रहा है यहाँ पर। दाल रोटी दोनों ही पद प्रधान है, इसलिए जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। क्लियर। नेक्स्ट, जिस समास में कोई पद प्रधान ना हो वो कौन सा समास होता है? जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो।
जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो वो कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं हो। देखो, पूर्व पद प्रधान होता है तो अव्ययी भाव समास होता है, उत्तर पद प्रधान होता है तो तत्पुरुष होता है। तो यहाँ पर दोनों ही से जब नया शब्द बनता है तो वो कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास होता है, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, नेक्स्ट, पुस्तकालय में समास कौन सा है? पुस्तकालय। पुस्तकालय, इसका विग्रह अगर आप करें तो पुस्तकों के लिए आलय, यानी आलय कहते हैं किसको? घर को कहते हैं, यानी पुस्तकों का घर या पुस्तकों के लिए आलय, है ना। तो इसमें विभक्ति चिन्ह आ रहा है तो यहाँ पर होगा तत्पुरुष समास। पुस्तकालय में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, पुस्तकों के लिए आलय, यानी उनके लिए, आलय मीन्स क्या होता है? घर। ठीक है, तो तत्पुरुष समास होगा यहाँ पर। जहाँ पर विभक्ति चिन्ह आएगा वहाँ पर होगा तत्पुरुष समास। पुस्तकालय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, देहलता में समास है। देहलता, देह में होता है शरीर। ठीक है, देहलता में समास है, यानी शरीर कैसा है? लता के समान है, लता के जैसा है जो शरीर है। देह मीन्स क्या होता है? शरीर, और लता मीन्स लता। तो देह कैसा है? लता के समान है, शरीर जो है लता के समान है। समान क्या होता है? समान किस चीज़ को दर्शाता है? विशेषता को दर्शाता है। तो यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि शरीर कैसा है? लता के समान है, तो उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा? विशेषता बताई जाती है तो क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। तो देहलता में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट, यथासंभव में समास है। इम्पॉर्टेंट है ये, यथासंभव, यथा समय, इस तरह के जो वर्ड होते हैं इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसमें यथासंभव में कौन सा समास होगा? यथासंभव में पहले आप इसका विग्रह करके भी देख सकते हैं, संभव के अनुसार। ठीक है, संभव के अनुसार, अगर आप संभव के अनुसार लिखें तो संभव आ रहा है सबसे पहले, यानी पूर्व पद प्रधान हो रहा है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। ठीक, यथासंभव में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। दूसरी चीज़ ये भी देखें, एक तो आपने विग्रह करके देखा, संभव के अनुसार इसका विग्रह होगा, संभव के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर संभव पूर्व पद हो रहा है, प्रधान है, क्योंकि इसलिए अव्ययी भाव समास है। दूसरा क्या है? इसकी पहचान क्या है कि या तो या तो उपसर्ग हो इसमें, या फिर अव्यय हो, तो वहाँ पर भी, तो इसमें क्या है? यथा लगा हुआ है ना, तो अव्यय आ रहा है, तो इसलिए ये अव्ययी भाव समास भी है। तो यथा संभव में यथा समय या यथा संभव, इसमें क्या होता है? अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर यथा संभव है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, चक्रपाणी में समास है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चक्रपाणी। तो चक्रपाणी में कौन सा समास है? अगर हम इसका विग्रह करें तो चक्रपाणी का विग्रह है, चक्र है जिनके हाथ में। तो चक्र है किसके, किनके हाथ में चक्र है? चक्रपाणी में समास है, चक्र किनके हाथ में है? पता होगा आपको, चक्र किनके हाथ में है? विष्णु के हाथ में है। तो यहाँ पर नया शब्द बन रहा है चक्रपाणी में, यहाँ पर विशेषता नहीं बताई जा रही, यहाँ पर नया शब्द बन रहा है चक्रपाणी। किसके लिए बोलते हैं चक्रपाणी? चक्र है जिनके हाथ में, विष्णु को बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, बहुव्रीहि, ये हो जाएगा चक्रपाणी में समास, बहुव्रीहि। ठीक है, नेक्स्ट है रसोई घर में समास है। रसोई घर में समास कौन सा होगा? मतलब रसोई के लिए घर। अगर हम इसका विग्रह करें तो आ जाएगा रसोई के लिए घर। के लिए, क्योंकि विभक्ति चिन्ह है के लिए, तो रसोई घर में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास होगा रसोई घर में। इसको ऑप्शन में देख लीजिए आप कि कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व समास। तो इसमें रसोई घर में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि रसोई घर का अगर हम विग्रह करें तो रसोई के लिए, घर के लिए आया, क्योंकि के लिए विभक्ति चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट, शशिधर में कौन सा समास है? शशिधर, शशिधर, शशि मीन्स होता है चंद्रमा, और चंद्रमा को धारण करने वाला कौन है? तो सबको पता है, शशि को धारण करने वाला, चंद्रमा को धारण करने वाला कौन है? तो वो शिव हैं, इसलिए यहाँ पर नया शब्द बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। शशिधर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, क्योंकि यहाँ पर नया शब्द बन रहा है शशिधर से। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है हाथों हाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो आप ये सोचें कि हाथों हाथ यहाँ पे द्वंद्व समास होगा, नहीं, क्योंकि द्वंद्व में एक शर्त है कि दो अलग अलग होना चाहिए, वर्ड जो है दोनों पद प्रधान हो लेकिन अलग अलग होना चाहिए, तो वो एक दूसरे के विलोम हो
या फिर एक दूसरे के पूरक हों। द्वंद्व समास में जो दो पद दिए होते हैं, दोनों ही पद, जैसे यहाँ पे हाथों हाथ दिया है तो यहाँ पर तो देखा जाए एक ही वर्ड दो बार दिया है, दो तरीके से दे दिया है, एक हाथों लिख दिया और एक हाथ लिख दिया। लेकिन द्वंद्व समास की ये एक शर्त है कि उसमें जो दो पद दिए हों, पद दोनों प्रधान हों और एक दूसरे के या तो विलोम हों या फिर एक दूसरे के पूरक हों, तब द्वंद्व समास होता। तो यहाँ पर तो ना तो विलोम है ना ही पूरक है, तो ये तो हाथों हाथ दिया है, इसमें कौन सा समास होगा? हाथों हाथ में कौन सा समास होगा? अगर हम इसका विग्रह करें तो विग्रह क्या होगा? इसका विग्रह होगा हाथ ही हाथ में। हाथों हाथ का विग्रह होगा हाथ ही हाथ में। तो यहाँ पर इसमें हाथों हाथ जैसे या रातों रात, इस तरह के जो वर्ड होते हैं, या घर घर, इस तरह से जैसे कहते हैं नहीं, घर घर में घर घर दीप जले, इस तरह की जो लाइन्स होती हैं, घर घर, हाथों हाथ, रातों रात, इन सभी में ये इस तरह के जो वर्ड होते हैं इनमें अव्ययी भाव समास होता है। आप चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं कि इसमें कुछ आपको जो है ये नहीं देखना होगा क्या है क्या नहीं, तो आप इसको याद भी कर सकते हैं, थोड़े ही बहुत है ये हाथों हाथ, रातों रात, घर घर, धड़ धड़, इस तरह के जो वर्ड होते हैं इसमें अव्ययी भाव समास ही होगा। हाथों हाथ, रातों रात, इस तरह के जो वर्ड होते हैं उनमें अव्ययी भाव समास ही होता है। ठीक है, तो हाथों हाथ में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ठीक, नेक्स्ट है प्रतिदिन में समास है, क्योंकि प्रतिदिन अगर हम इसका विग्रह करें तो हो जाएगा प्रत्येक दिन, और क्योंकि अगर हम विग्रह करके देखें प्रत्येक दिन तब भी ठीक है, इसमें प्रत्येक आ रहा है, पूर्व पद प्रधान आ रहा है। ठीक है, एक चीज़ ये भी होगी, अगर हम इसको देखें तो इसमें उपसर्ग भी लगा हुआ है। उपसर्ग क्या लगा है? प्रति एक उपसर्ग है, तो उपसर्ग जिसमें लगा होता है तो वह क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है ना, प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, क्योंकि उसमें प्रति जो है उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए रातों रात, जैसे कि अभी मैंने बताया हाथों हाथ, रातों रात, घर घर, धड़ धड़, इस तरह के जो वर्ड होते हैं उनमें कौन सा समास होता है? रातों रात मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका अगर हम विग्रह करें तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए विग्रह ही पूछ लिया जाए तो रातों रात का विग्रह क्या होगा? रातों रात का विग्रह होगा रात ही रात में। जैसे हाथों हाथ का विग्रह क्या था? हाथ ही हाथ में, तो रातों रात का भी विग्रह ऐसे ही होगा रात ही रात में। तो रातों रात में कौन सा समास होगा? क्योंकि इस तरह के जो भी वर्ड होते हैं उनमें कौन सा समास होता है? उसमें होता है अव्ययी भाव समास, तो इसमें हो जाएगा चौथा ऑप्शन अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो रातों रात में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। तो आज जो है 30 क्वेश्चन लिए हुए हैं आपके समास के, जिनमें आपसे समास पूछा गया है। समास के ऐसा नहीं है कि आपके एक ही प्रैक्टिस सेट में आपका समास क्लियर हो जाएगा, नहीं, समास में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, और समास आता भी ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई एग्ज़ाम्स ऐसा हो जिसमें हिंदी हो और ये समास ना आए, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो समास भी 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, और एक एक नंबर बहुत कीमती होता है। ऐसा नहीं कि 1-2 नंबर की बात है हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। एक एक नंबर बहुत कीमती होता है एग्ज़ाम्स में, तो हमें सब पढ़ना पड़ेगा। एक ही प्रैक्टिस सेट में आपका समास नहीं क्लियर होगा, एक प्रैक्टिस सेट आपका और लाएंगे तब आपके सारे समास क्लियर हो जाएंगे। उसमें आपके तत्पुरुष जो समास है उसके सभी ऐसे लाएंगे, तत्पुरुष के जो भी शब्द लाएंगे सभी ऐसे लाएंगे जिसमें विभक्ति चिन्ह के आधार पर जो तत्पुरुष के जो वो होते हैं, जो प्रकार होते हैं, जो भेद होते हैं, उसको भी लाएंगे, ताकि आपका उस एक प्रैक्टिस सेट और आएगा समास का, आपका उसमें सारे समास क्लियर हो जाएंगे। आपको कभी भी समास में कोई भी डाउट कभी नहीं रहेगा, चाहे वो किसी भी तरह का उल्टा सीधा कैसा भी वर्ड पूछ लिया जाए, आप उसमें फ़ौरन बता पाएंगे कि इसमें कौन सा समास है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा समास के। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो जो मेरे चैनल पर 2 वीडियो अपलोड हैं समास के, एक ही दिन पर दोनों वीडियो अपलोडेड हैं वो समास के, आप उसको देख सकते हैं। ऐसा वो दोनों वीडियो ऐसे हैं कि उन दोनों वीडियो को देखने के बाद आपका समास के लिए कोई भी डाउट नहीं रहेगा, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।